Hello students, my name is Dr. Amitwa, ABES College of Engineering. Students, in this lecture we discuss D'Alembert's ratio test. This is important topic. Let summation un is the infinite series of positive terms such that limit n tends to infinity un upon un plus 1 equals to L. That is, इसका मतलब क्या है, एक बार इसको समझते हैं. स्टूडेंट्स, आपने जब सीक्वेंस पढ़ा तो सीक्वेंस में आपने ये समझ लिया था कि कोई भी मेरे पास सीक्वेंस की nth टर्म होती है, अगर n प्लस 1th टर्म हर बार बड़ी होती चली जाए un से, यानी nth टर्म से हर बार बड़ी होती चली जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है. लेकिन अगर हर एक अगले आने वाली टर्म छोटी होती चली जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है. यानी यही हमने कहा कि अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ कि un अपॉन un प्लस 1 तो इट इज़ ग्रेटर देन 1. अगर ये 1 से बड़ा होता है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर ये 1 से छोटा हो जाता है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी. और हम कोई दो टर्म की कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा n टेंड्स टू इन्फिनिटी. मतलब हर एक टर्म के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं और हर एक अगली आने वाली टर्म छोटी होती चली जा रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है. लेकिन अगर un प्लस 1 हर टर्म में un के बराबर होता चला जाएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, क्योंकि हर टर्म ही इक्वल होती चली जा रही है. दिस इज द कंडीशन फॉर l इक्वल्स टू 1. यानी अगर l 1 के बराबर हो जाता है तो तब ये कंडीशन आ जाती है कि हर एक अगली आने वाली टर्म पहले वाले टर्म के बराबर होती चली जा रही है, तो उसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो ये टेस्ट फेल हो जाता है. उसको निकालने का तरीका, उसको कन्वर्ज दिखाने का तरीका दूसरा होगा. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि L अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, L अगर लेस देन 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर L 1 के बराबर हुआ तो टेस्ट फेल हो जाता है. हम अनदर टेस्ट को अप्लाई करेंगे. तो यानी हमने ये समझ लिया स्टूडेंट कि कब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है. अगर ये कंडीशंस आ जाती हैं तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म का रेशियो लिया गया है तो इसलिए इसको रेशियो टेस्ट, और एक मैथमेटिशियन डीएलेम्बर्ट हुए थे जिन्होंने इस टेस्ट को चेक किया था, तो इसीलिए इसका नाम डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट रखा गया है. क्योंकि सीक्वेंस में भी हमने देख लिया था, उसी को बेस मानते हुए डीएलेम्बर्ट ने ये तरीका बताया. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आप उस एग्जाम्पल को देखें, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास nth टर्म है. अब मेरे सामने क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसे अप्लाई कहाँ करता हूँ, ये टेस्ट में क्यों लगा रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स, जब भी मेरे nth टर्म में फैक्टोरियल या n की बार बार मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे चलती चली जाती है तो फिर मैं वहाँ पर इस टेस्ट का यूज़ करता हूँ. क्योंकि इसमें un अपॉन un प्लस 1 आना है तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, एक टर्म छोटी बन जाती है, जिससे कि मैं उसे सॉल्व कर पाता हूँ. जैसे देखिए, मेरे पास एक un है और मेरे इस un में फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n आई. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब n का मल्टीप्लाई बार बार होता है तो नीचे n का मल्टीप्लाई हो रहा है, और फैक्टोरियल n में भी कहीं ना कहीं n बार बार मल्टीप्लाई होता चला जाता है. तो यानी जब भी n बार बार मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बार बार मल्टीप्लाई करता रहता है आपस में, तो तब हमें इस टेस्ट पे जाना पड़ता है. क्योंकि पीछे हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं था कि n की पावर n की मल्टीप्लाई n ही के साथ बार बार होती जाए या n बहुत बार मल्टीप्लाई कर जाए तो हम उस पर अप्लाई कर पाए. हाँ, अगर पूरी कॉमन टर्म पे n पावर होती तो उसमें मैं कोची रूट टेस्ट को लगा सकता था, जो कि इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया. पर इस टर्म में हर जगह पे n की पावर n नहीं है, n बार बार मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन दूसरे तरीके से आया, इसीलिए मैं उस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. मैं यहाँ डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर आया हूँ. तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ने क्या कहा, un मेरे पास है, अगर मैं यहाँ से un प्लस 1 निकालना चाहूँ
तो un+1 हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 टू दी होल पावर इज़ n+1। और चूंकि पावर्स बार बार n की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसीलिए हम इसमें टेस्ट लगा रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या थी, उसने कहा un अपॉन un+1 निकालिए, यानी मैंने un अपॉन un+1 को निकाला। तो un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, un इज फैक्टोरियल n अपॉन n टू दी पावर n इंटू, जब ये un अपॉन +1 नीचे आएगा तो ये n+1 का फैक्टोरियल नीचे चला जाएगा और ऊपर हो जाएगा n+1 की पावर n इंटू n+1। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। और सिंप्लीफाई करूं और साथ में लिमिट भी मुझे लेनी होती है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि ऊपर है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n एज इट इज़ अपॉन में n की पावर n ही रहेगा इंटू n+1 की पावर भी n ही हो जाएगा, और ये n+1 एज इट इज़ अपॉन में इसे हम लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा n+1 की पावर होल n और अपॉन में n की पावर n। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन लिया जा सकता है, तो n की पावर n इंटू 1+1 अपॉन n टू दी होल पावर n और अपॉन में n की पावर n हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया है। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, यहाँ पावर चूँकि पॉजिटिव है तो ये ई वैल्यू देगा, तो इसकी वैल्यू ई हो गई है। और ई 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.2 और 3 के बीच में होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो मेरी वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो un अपॉन un+1 है वो e आया, एंड e इज़ ग्रेटर देन 1। और e इज़ ग्रेटर देन 1 होने का मतलब वैल्यू देखिए, l इज़ ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि un इज़ कन्वर्जेंट, तो un हमारा कन्वर्जेंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारी कन्वर्जेंसी आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 को लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो उसकी जो nth टर्म है वो ये है। इसका मतलब सॉल्यूशन अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं तो उसकी जो nth टर्म है वो n+1 अपॉन n की पावर 3 इंटू x टू दी पावर n है। तो चूँकि पावर्स की पावर आ रही हैं, मल्टीपल हो रहा है और साथ में x की पावर भी n है, तो ये भी प्रॉब्लम करेगी। पूरे की होल पावर n होती तो कोची रूट टेस्ट लगा देता, पर वो नहीं लग पाएगा क्योंकि पूरे की होल पावर n नहीं है, अलग अलग टर्म में अलग अलग कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए मुझे इस टेस्ट पे जाना पड़ेगा, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। मैंने un+1 निकाला, n+2 अपॉन n+1 टू दी पावर 3 एंड x टू दी पावर n+1। un अपॉन un+1 निकाल लेते हैं, un इज़ n+1 अपॉन x टू दी n टू दी पावर 3 n टू दी पावर 3 इंटू ये हो जाएगा n+2 नीचे
और ऊपर हो जाएगा n+1 की पावर 3 और ऊपर आएगा x टू दी पावर n और नीचे हो जाएगा x टू दी पावर n+1। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा n+1 की पावर 4 और नीचे होगा n की पावर 4 इंटू 1+2/n, साथ में 1/x हो जाएगा। डेफिनेशन देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल्स टू, इसमें से भी n की पावर 4 को कॉमन निकाला जा सकता है, 1+1/n की पावर 4 अपॉन n टू दी पावर 4 इंटू 1+2/n इंटू 1/x। तो इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए हैं। ये वैल्यू 0 यानी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यानी 1 हो जाएगा ये भी। तो टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो 1/x हो जाएगी, 1/x आ गया है। अब x एक वेरिएबल है, मुझे नहीं पता x क्या है। अगर x गिवन होता तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल देता, पर x अभी मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये कहा इफ़ 1/x इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज़ लेस देन 1, un इज़ कन्वर्जेंट। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। आपने ये कहा कि अगर ये कंडीशन आई 1/x ग्रेटर देन 1 हुआ, x मुझे नहीं पता है अभी, x एक वेरिएबल है, अगर x दिया जाता तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल देता, बट x गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा कि 1/x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ लेस देन 1, सीरीज कन्वर्जेंट। इफ़ 1/x इज़ लेस देन 1, इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1, implies that summation un is divergent। और अगर 1/x बराबर 1 हुआ, इसका मतलब x 1 के बराबर हुआ, तो टेस्ट इज फेल। तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो x क्योंकि मुझे पता नहीं है, x गिवन नहीं है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि x = 1 हो सकता है। अगर x = 1 हुआ तो पुट x = 1 इन un। मैंने un में x = 1 रख दिया है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अगर हम un में x की जगह 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो un है वो इक्वल हो जाएगा n+1 अपॉन n की पावर 3 और x की जगह पे 1 हो गया है। तो स्टूडेंट्स un की वैल्यू n+1 अपॉन n की पावर 3 हो गई है। ध्यान से देखिएगा अब, क्योंकि अगर मैं इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखूं, ना तो ये GP है ना तो ये AP है, क्योंकि मुझे इसे भी टेस्ट करना है, इसको भी बताना है कि अगर x = 1 हुआ तो क्या कंडीशंस हैं, क्या वैल्यू आ रही हैं, क्योंकि मैं इसको भी बताना चाहता हूँ, इसको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर देखूँ तो ये वैल्यू मुझे 0 दे रही है, और 0 के लिए मुझे फंडामेंटल थ्योरम ने कहा कि मुझे कन्वर्जेंसी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट फेल हो रहे हैं सभी, ना AP है ना GP है। फंडामेंटल थ्योरम ने कहा ये 0 दे रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, टेकिंग VN, मैंने VN लिया, क्योंकि ऑक्सिलरी बन नहीं रही है, ऑक्सिलरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने VN लिया। ऊपर n की 1 पावर है, नीचे 3 पावर है, तो 1/n², यानी नीचे की पावर में से ऊपर की पावर को माइनस किया, तो ये मेरे पास VN आ गया है। बट मुझे VN का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/VN, तो un इज n+1 अपॉन n की पावर 3 इंटू n²,
जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो ये 1 आएगा, यानी एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब ये है कि Vn सही चूज हो गया है फ्रॉम ऑक्सिलरी सीरीज Vn इक्वल्स टू 1/n² है, यानी P इक्वल्स टू 2 हो गया है, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो समीशन UN इज कन्वर्जेंट इफ x इक्वल्स टू 1। अगर x 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, आंसर फाइनल कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, उसको समझिएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, देखिए, इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल पे भी वो कन्वर्जेंट दे रहा है, यहाँ पर मैंने अभी देख लिया है इक्वल्स टू पे कन्वर्जेंट है, तो मैंने कन्वर्जेंसी उसकी लगा दी, क्योंकि वो कन्वर्जेंट दे रहा है तो मैं कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो यानी अगर x लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ तो समीशन UN इज कन्वर्जेंट, और इफ x इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो समीशन UN इज डाइवर्जेंट। तो ऐसे मैंने 3 टेस्ट एक साथ यूज करने के बाद इसकी कन्वर्जेंसी को चेक किया है स्टूडेंट। और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसी टाइप का 10 मार्क्स में आता है। यहाँ पर हमने ये दिखाया कि अगर x एक वेरिएबल उसके अंदर आ जाए तो ये वेरिएबल मुझे कैसे बताएगा कि कन्वर्जेंसी क्या होगी, कैसे कन्वर्जेंसी को टेस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे कुछ टेस्ट मैंने पढ़े थे, मैंने उन सभी टेस्ट का यहाँ पे यूज़ किया, जिससे कि मुझे समझ आया कि x की वैल्यू चेंज होने से, x की वैल्यू में वेरिएशन होने से कैसे इसकी कन्वर्जेंसी, इसकी डाइवर्जेंसी बदल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कन्वर्जेंसी को चेक करना। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, एक बार चेक करिए कैसे हम कन्वर्जेंसी को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।